सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये कौन सा प्रोजेक्शन दिया हुआ है मुझे बताओ, ये कौन सा प्रोजेक्शन दिया हुआ है? न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने बात की थी किसकी? सबसे पहले इक्लिप्स, फिर किसकी बात की थी? इक्लिप्स के बाद क्या आता है? स्क्यू या गॉश, और फिर क्या आ जाता है बेटा? स्टैगर्ड आता है। इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, ऐसा चल रहा था। स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद आता है गॉश, और सबसे लास्ट में कौन आता है? इक्लिप्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जितने लोग इतने दिन से क्लास आ रहे थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? जो अचानक से सदमे में थे और कहीं चले गए थे उनको थोड़ा सा नहीं आएगा ये वाला, बाकी लोग कनेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। लेकिन आप याद करो जब मैं किसकी बात किया था? ब्यूटेन की बात किया था। किसकी बात किया था? ब्यूटेन। तो वहां इक्लिप्स बोलने से हम बचते हैं, वहां हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स बोले थे। और जो हमारे पास स्टैगर्ड था, स्टैगर्ड फॉर्म वहां नहीं आती, तो स्टैगर्ड की जगह हम लोग एक तो एंटी आता है और दूसरा कौन सा आता है? गॉश आता है। जरा देखो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन अगर मैं बनाऊं तो फ्रंट वाला ऐसा है कुछ, ये हाइड्रोजन है, ये OH है और ये CH3 है, बोलो है। और बैक में क्या आ जाएगा बताओ? OH, H और ये क्या है? CH3। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर मैं इसका फिशर बनाऊं तो, ये देखो ये है OH, ये हो गया H और ये हो गया CH3, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया CH3। मुझे बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये अपने रीजन से दिखा सकता है, अगर मीजो हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर ये मीजो भी तो हो सकता है ना, ठीक है। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा? फिर OI तो नहीं दिखाएगा। खैर हम बात कर रहे हैं कन्फॉर्मर आइसोमर्स की, और आपसे पूछा गया कि कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले वाले केस में ये एक सबसे पहला इसका जो फॉर्म बनाऊंगा वो होगा फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड कैसे होगा बताओ? ये रहा OH, CH3 और H, और ये रहा OH, ये रहा CH3 और ये हो गया H। ये कौन सा होगा? फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड हाईली अनस्टेबल होता है। क्या इन स्ट्रक्चर में कहीं पे भी फुली इक्लिप्स्ड दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं। दूसरा क्या करूंगा मैं, सामने वाले पार्ट को फिक्स करके दूसरे वाले को 60 डिग्री रोटेट करूंगा। तो ये जो OH है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ये जो CH3 है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और ये जो H है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। इस फॉर्म को क्या बोलूंगा मैं? गॉश बोलूंगा। क्या बोलूंगा? गॉश। अब देखो गॉश फॉर्म आते ही जरा देखना, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे समझो, देखो ये फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने बताया था इसे ऐसे समझो, ये जो ग्रीन वाला जो बॉल है वो कौन सा है? OH। ये क्या है? OH। ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स्ड है। ये हमने क्या नाम रखा है इसे? OH, ठीक। अभी देखो इनके बीच डिस्टेंस ये, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूं 60 डिग्री तो ये क्या बन गया? गॉश। पहले फुल्ली इक्लिप्स था, अब क्या बन गया? गॉश। फिर उसके बाद फिर रोटेट करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? पार्शियल इक्लिप्स्ड। फिर क्या बन जाएगा? एंटी। ये जो फॉर्म होता है इसे क्या बोलते हैं? एंटी, क्योंकि ये ग्रुप अपने भयंकर डिस्टेंस में। अब जरा ध्यान देना, OH के ऑपोजिट OH, ये क्या है? एंटी, है ना। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको, है ना। ये OH था, है ना। कुछ गलत बना दिया क्या मैंने क्वेश्चन से? नहीं, यही लिखा है ना ऑप्शन तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्म्स को हमको कन्फॉर्मर को जानना है। अब देखना, एक तो फॉर्म ये है, ठीक है। एक तो फॉर्म कौन सा वाला? ये OH था, ये ऐसे, ये पीछे वाले सामने वाले फिक्स करके इसको रोटेट किया, ये OH ये रहा, OH ये रहा, बोलो ये रहा। उसके बाद फिर रोटेशन में ये एक फॉर्म है, फिर ये एक फॉर्म है, फिर ये एक फॉर्म है। मुझे बताओ इसमें कोई भी इक्लिप्स है क्या? नहीं है। एंटी फॉर्म दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है बताओ? सेकंड वाले में क्या दिख रहा है आपको? एंटी दिख रहा है। ये क्या है बेटा? एंटी, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा थर्ड भी क्या है? CH3 ग्रुप के रेस्पेक्टिव देखे तो वो क्या होगा? एंटी होगा, ठीक है। ये क्या है? गॉश। ये क्या है? गॉश। ये चीजें क्लियर हुई सभी को? क्लियर होता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना, जब हम लोग ब्यूटेन की भी बात कर रहे थे तो एंटी वाला जो फॉर्म होता है सबसे ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस जो था वो सबसे कम था, क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर थे। अब ये एंटी और ये एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात तो तय है। अब इनमें कौन सा होगा जरा समझते हैं। ध्यान दो, यहाँ OH ग्रुप और यहाँ OH ग्रुप बहुत दूर में,
कन्फॉर्मर का मतलब ये होता है कि दे आर रोटामर्स, ये रोटेट होते रहते, एक दूसरे में बदलते रहते। कन्हैया मेरा बड़ा भैया, ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ उसका छोटा भैया, ये उलट पुलट चलते रहता था। तन्मय, बात समझ में आ रहा है? ये उलट पुलट नीतीश कुमार भी बहुत करते थे, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में, लेकिन अभी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, बिहार में सरकार बन रही है एनडीए की। बिहार में इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट आ रहा है आज। हमारे काम का, अनुपमा अभी मर के जिंदा हुई, पुनर्जन्म हुआ, ठीक, चलते काम का बात हो गया, क्लियर हुआ ये चीज। अब जरा समझना, ये OH और ये OH जो है, आपको ये चीज मालूम है, ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये रोटामर से ये रोटेट होते रहते हैं, ये क्या होते रहते हैं? रोटेट होते रहते हैं, तो अलग अलग कन्फॉर्मर बनते हैं। मैं किसी तरीके से जिस वाले कन्फॉर्मर को थोड़े देर रोक सकूं ये रोटेशन होते हुए, सपोज फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में रुक रहा है, फॉर एग्जांपल थोड़े देर के लिए यहां रेस्ट कर रहा है, अगर इसे रेस्ट करने का मौका मिल गया, मतलब इसका ये वाला कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो इसकी एनर्जी सबसे लो होगी, और ये फॉर्म सबसे ज्यादा क्या होने वाला है? स्टेबल होने वाला है। अब जरा देखना, रोकना है मुझे, थोड़ी देर के लिए ठहराना है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इस वाले मॉलिक्यूल में H है और ये OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? बोलो, हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कन्फॉर्मर थोड़ी देर के लिए ठहरेगा। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का वीक बॉन्ड होता है, आपने पढ़ रखा है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, मैंने वेंडर वॉल फोर्स पढ़ा है, और उसके बाद मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर सारा मैंने आपको बताया। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कन्फॉर्मर थोड़ी देर के लिए ठहरेगा, रुकेगा, रेस्ट करेगा, और अगर ये रुक रहा है थोड़ी देर के लिए तो मैं बोल सकता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ये सबसे लोएस्ट मिनिमा पे आएगा, और ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? हुआ किया जाए, आंसर क्या जाएगा? थर्ड। कॉपी में लिखो इसे। वैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से आते हैं तो कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, उतने ही चांस है जितने राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के, ना के बराबर। आइसोमेरिज्म और लास्ट में जाओ। चलो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर, इधर देखो लिख लो, 125 है ये, इनकरेक्ट ढूंढना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला फॉर्म जो दिया है, बातें ना करें, इस क्वेश्चन से आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी में लिखा जाए। चलिए समझते हैं, तन्मय आंसर क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन को आते ही ना
बच्चा क्या दिमाग लगाता है, उसने कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म पढ़ा और वहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ रखा, तो बोला जो भी न्यूमैन दिख जाए वो कन्फॉर्मर ही होंगे। ये वो सोचता है, मतलब पहला तो एकदम वो देख भी नहीं रहा, पूरा अरेंजमेंट भी नहीं देख रहा, बोल रहा कन्फॉर्मर तो कंफर्म है, सही है, इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता ये। दूसरा देखो ये वाला जो है ये मीजो है बोल रहा है, इसकी सच्चाई को जानते हैं। देखो बताओ ये मीजो है क्या? सबसे पहले मुझे बताओ ये 2D स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, करेक्ट है, क्योंकि ये वाले जो क्लोरीन, ये जो कार्बन कार्बन वाले ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ना, ये वाले ये मतलब पीछे की तरफ है एकदम, है ना, और ये अगर मैं स्ट्रेट में ले रहा हूँ। अब इस मॉलिक्यूल में आप पीओएस है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ। पीओएस है, अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो यहाँ पीओएस दिखेगा, पीओएस के अगेंस्ट अगर 2 कायरल सेंटर है तो वो क्या होता है, मीजो होता है। वैसे मीजो की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं थी, ये तो हमारा जुगाड़ था, है ना। मीजो की डेफिनेशन मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है ना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बता दादा मीजो की डेफिनेशन। ऊपर नीचे, यहाँ दाएं बाएं है, आप कैसे करेगा? बिल्कुल गलत, खड़े हो, बता जवान। मीजो के डिफरेंट, खड़े हो पहले। गणपति बप्पा मोरिया, तू बता मीजो की एग्जैक्ट डेफिनेशन। गरिमा खड़े हो, चुप ना रे। रीढ़ की हड्डी में मुक्का की दांत में हथौड़ा, क्या पसंद करेंगे आप? बोल बेटा, पढ़ ली? नहीं। हाँ चल खड़े हो, बोल। डायस्टेरियोमर का एटलीस्ट एक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव। ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा रैप करना तो बंद कर बेटा, सीधे। ये क्या जनरेशन है तुम लोग का यार, जेनजी जनरेशन। मोदी जी तुम्हें सही बोलते हैं, जेनजी नहीं बोलते, ठीक है। ये रैप करके एक काम कर सर, इधर आकर इधर ये एक डायस्टेरियोमर ऑप्टिकल, ये क्या है, सीधे बोलना है। हाँ बोल बेटा, अब वापस से नर्वस, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारे न्यूरॉन्स तो ऐसे रैप करने में बिजी हो गए, ठीक है। अपने दिमाग में लगाओ सारे न्यूरॉन्स को, बोल। डायस्टेरियोमर का एटलीस्ट एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। करेक्ट बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और करेक्ट कर देता हूँ। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। उसका एटलीस्ट 1 डायस्टेरियोमर ऐसा हो जो क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जरा देखो, हाँ सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब इसका डायस्टेरियोमर बनाऊंगा तो ये अगर सिस अरेंजमेंट है तो वो क्या होगा, ट्रांस अरेंजमेंट होगा। अब बताओ इस मॉलिक्यूल में, ये इसका डायस्टेरियोमर है, इस मॉलिक्यूल में पीओएस है कि नहीं, ये बच्ची बताएगी। बैठ, खड़े रहो, तुम्हें ये नहीं मालूम था? बैठो। आए क्या नहीं? हाँ ऐसे बोलना बेटा, मैं नहीं बोल के रोने लग गई, मैं सोचा नहीं आ रहा है। हाँ इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। जरा देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन में है, जबकि इस मॉलिक्यूल का सेंटर इस बोर्ड के पीछे है। 3D में आपको सोचना पड़ेगा। मैंने बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बताओ। सबको समझ में आ रहा है? इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। तो एक एटलीस्ट एक डायस्टेरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव ढूंढना था, मुझे मिल गया। तो इसका मतलब ये मीजो है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये। लेकिन हमारा जुगाड़ क्या है, पीओएस के अगेंस्ट अगर 2 कायरल सेंटर दिख जाए तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, पीओएस मॉलिक्यूल क्या होगा, मीजो होगा। तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल, है ना, ये क्या है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तीसरा देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक दूसरे का जीआई है। ये कौन सा केस है? हमने जीआई में अलग अलग सिस्टम पढ़े, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। 2 मिनट रुक रहे। हाँ अरे 2 मिनट रुकना। पहले कार्बन कार्बन सिस्टम था, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम था। हमने देखा था दोनों ग्रुप डिफरेंट एंटिटीज होने, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो होने चाहिए दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, इसके अगेंस्ट जीआई होगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि कोई डबल बॉन्डेड कार्बन रिंग का पार्ट हो तो हम लोग एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे। अगर एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया दैट मीन्स वो जीआई शो करेगा, वो दोनों ग्रुप को डिफरेंट माना जाएगा, पहला केस। दूसरा हमने देखा था कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम, सॉरी रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में हमने क्या देखा था, रिंग सिस्टम में एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और दोनों ग्रुप उनमें डिफरेंट हो, तो वो जीआई दिखाएगा। पक्की बात है? जैसे ये वाला केस था, ये sp3 कार्बन 2 ग्रुप डिफरेंट, ये sp3 कार्बन 2 ग्रुप डिफरेंट, तो ये जीआई दिखा रहा है। अरे हूँ हाँ yes, और ये बात बेशक अलग है, इसका एक जीआई है वो अपने आप में ओआई दिखा रहा है, ठीक है ना।
तो इस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं पूछूं कि कितने आइसोमर बनेंगे तो 1 2 3, एक मीजो है और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर्मूले से भी ये निकलेगा। अच्छा जरा बात करते हैं आगे, खैर आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें पूरा एक साथ पढ़ना है। जीआई हो गया कौन सा, रिंग सिस्टम। फिर तीसरा हमने देखा था डबल बॉन्ड इन रिंग सिस्टम। डबल बॉन्ड अगर रिंग में प्रेजेंट है तो एटलीस्ट रिंग को कितने मेंबर होने चाहिए, 8 मेंबर होना चाहिए। तब क्या होता है इनमें स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, देखो क्या होता है, मैंने कल आपको एंगुलर स्ट्रेन बोला था, 6 मेंबर रिंग में एंगुलर स्ट्रेन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा 8 मेंबर हो गया तो स्ट्रेन की वजह से वो रोटेट हो जाता है, अपने शेप को अरेंज कर देता है, और जो डबल बॉन्ड में जो दो ग्रुप्स है उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में ये वही वाला केस है। अब देखो इस वाले केस में ये हाइड्रोजन जो है ये कौन सा केस है, ट्रांस, और ये दो हाइड्रोजन है ये कौन सा हो गया, सिस। यही अरेंजमेंट जो सिस ट्रांस का दिख रहा है ना, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, वो आपकी बुक में एमएस चौहान दिखाया जाए, जो क्वेश्चन मुझे उसने पूछा। लाओ बेटा, तुम लोग पीछे क्यों चले गए आज, वो क्वेश्चन जो सिस ट्रांस वाला उस दिन जो यहाँ डिस्कस किए थे हम लोग, इसी को दूसरे फॉर्म में बनाया जा सकता है। ला बेटा बुक दे, कौन सा क्वेश्चन, पेज नंबर बताओ, 29। नहीं ये तो डेकालीन हो गया, इसको मैं अभी बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी अभी देखेंगे, ठीक है। 29, ठीक, क्या ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो ये तो जीआई शो कर रहा है, यानी ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ वाला केस है, ये कौन सा क्यूमुलिन है, ऑड की इवन, इवन क्यूमुलिन है। इवन क्यूमुलिन में जीआई होता है कि ओआई होता है, ओआई होता है, ये भी करेक्ट है, ओआई होगा। और आप देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये तो बड़ा सिंपल है, मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस हैं, यही तो क्या होता है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या होती है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, टू डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनेंशियोमर। इनेंशियोमर एक रिलेशनशिप है, ना कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, जबकि मीजो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी थी, ना कि क्या है बेटा, रिलेशनशिप। ये बात समझ में आया सभी को, ठीक। चलिए तो ये इनेंशियोमर है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ना, कई बार एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट होके मेडिकल कॉलेज जाओ, ऐसा लगता है सीट किसके लिए बचा रहा है, और तुम्हें क्या बनना है, सही करना है। वो कैसे फंसाएगा तुम्हें, देखना। इस मॉलिक्यूल को उसने ऐसे फ्लिप किया, कैसा फ्लिप किया, हाँ नोटबुक फ्लिप। मैं इसे वापस से लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने क्लासरूम में डिस्कस भी कर रखा है। कार्बन, यहाँ क्या है मिथाइल, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, यहाँ वेज में क्या है मिथाइल है, और डैश में क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा केस क्या था बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, और ये कौन है मिथाइल, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन, और ये हो गया H, और ये हो गया Me। मुझे एक चीज बताओ, नोटबुक फ्लिप करने पर वेज वाला डैश डैश वाला वेज होता है, कैलेंडर फ्लिप करने पर वेज वाला डैश डैश वाला वेज तो होता ही है, साथ में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर भी हो जाता है। मैं सबसे पहले इसे कैसे फ्लिप कर रहा हूँ, नोटबुक फ्लिप कर रहा हूँ, तो ये कैसे दिखेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा। कार्बन कार्बन, वेज वाले में आ जाएगा आप कौन हाइड्रोजन, डैश में कौन हो जाएगा मिथाइल। ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये आप कर लोगे, ये चीज मैंने क्लासरूम में करवाया, दिया क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्लासरूम में थोड़ा सा मैंने उसे डिफिकल्ट बनाया। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। जी जी, हाँ बोलिए मैडम, अभी मैं क्लास में हूँ, आप ऑफिस के नंबर पे लगाइए, वहाँ आपको बता देंगे अगर होगी तो, है ना। काम मांग रहे हो भी धमकी दिए टाइप से, ऐसे थोड़ी होता है यार, हम्बल होना पड़ता है ना। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, समझी बात को। चलो ये वाला चीज क्लियर हुआ। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने कौन सा फ्लिप किया था, नोटबुक फ्लिप। अब कैलेंडर की तरह इसे अगर बदलूं तो नीचे वाला हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला हो जाएगा नीचे। और ध्यान देना वेज में इस बार कौन आ जाएगा मिथाइल, और डैश में कौन आ जाएगा हाइड्रोजन। अब मुझे अगर आपको फंसाना है ना, मैं इसको इससे कंपेयर करवाऊंगा। अब आपको मैं बोलूंगा
ये दोनों आप कहीं से भी देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं क्या? मैं बोलूंगा इन दोनों में रिश्ता क्या, आप बोलोगे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, डायस्टेरियोमर बोल के निकल जाओगे आप। और ये किया तो गलत किया। ये इसका मिरर इमेज है। कैसे मिरर इमेज है? अगर मैं इसे नोटबुक की तरफ फ्लिप कर दूं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इसमें वेज वाला डैश, डैश वाला वेज हो जाएगा, फिर उसमें वापस से। अरे भाई जब ये लोग आइडेंटिकल है और ये इसका मिरर इमेज है तो इसमें से कोई भी फॉर्म इसके साथ में क्या होगा? मिरर इमेज ही होगा। बस वो दिख नहीं रहा है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? 3D में सोचना पड़ेगा। 3D में सोचने का मैंने जुगाड़ बता रखा है। आप अगर नोटबुक फ्लिप करोगे तो वेज वाला डैश, डैश वाला वेज होगा। कैलेंडर फ्लिप करोगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, साथ ही साथ वेज वाला डैश, डैश वाला वेज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। क्लियर है? समझ में आया? तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? एनैंशियोमर। भैया एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं तन्मय, ये और ये हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एनैंशियोमर बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ ये और ये कॉम्बिनेशन हो जाए तब गाड़ी अटक जाएगी। उस केस में आपको सोचना होगा। फ्लिप करने से हमने कोई बॉन्ड तो नहीं तोड़ा है, ओरिएंटेशन तो नहीं बदला है ना? नहीं, ओरिएंटेशन बदला है, देखने का नजरिया बदला है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला है। कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज नहीं किया है। जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज भी बिल्कुल सही है। ये भी एनैंशियोमर है। तो इनकरेक्ट होगा कौन सा? ये गलत है तो ये होगा फर्स्ट। अच्छा सर, रही बात ये कन्फॉर्मर होना चाहिए था। जरा देखो ये कैसा है। इस मॉलिक्यूल को मैं अगर यहाँ देखो तो ये कैसा है, जरा देखना। पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, मिथाइल और कौन है? हाइड्रोजन। दूसरे में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यानी ये कुछ ऐसा है, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल और ये हो गया हाइड्रोजन। यही तो है, समझ रहे हो ना? अरे यही है ना, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपेन, मेथ है, आइसोप्रोपेन ही तो है। ये आइसोप्रोपेन की बात हो रही है यहाँ पे। अब जरा देखना, आपने इसको अगर रखा भी है ऐसे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन पीछे है, अब अगले ही पल में उसने ओरिएंटेशन बदल दिया। इसने एक मिथाइल आगे रखा, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें। इस मॉलिक्यूल के आईयूपीएसी नेमिंग में कितने कार्बन है? 4। यहाँ पर देखो कैसा है, ये अरेंजमेंट कैसा है देखना। 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तीसरा मिथाइल ये रहा, पीछे एक और मिथाइल है। तन्मय समझ रहा है? अरे इधर ध्यान देगा तब तो समझेगा। उसके कान में देख रहा वहां क्या है, उधर थोड़ी बता रहा हूं। ये देख, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल इस कार्बन से कनेक्ट है और जस्ट ये कार्बन के पीछे मिथाइल है। यानी ये कार्बन की डिग्री अगर मैं पूछूं तो कौन सी डिग्री होगी? अरे 2 डिग्री कैसे होगा यार? ये जो कार्बन है 1 2 और पीछे एक कार्बन से 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला पीछे एक और कार्बन है। क्लियर हो रहा है? ये 3 डिग्री कार्बन है, इसका कन्फॉर्मर है। अब यहां वाले केस में देखो, ये एक मिथाइल है, एक ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन पीछे एक कार्बन से जुड़ा है। तो अब ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। पीछे वाले कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। और वो पीछे वाला कार्बन इस मिथाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक। हाँ, ये इसकी तो टर्मिनल है तो 1 डिग्री हो गई। टर्मिनल वाले मिथाइल कार्बन का हमेशा डिग्री 1 ही होता है ना। चलिए, अनटिल अनलेस वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना बना रहा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये कंपाउंड ही अलग है। तो भैया जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन है आप देखो, 1 2 3 4। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। दे आर नॉट कन्फॉर्मर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कौन से होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। उसमें भी ये कौन से होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। तो ये कॉपी में मेंशन करोगे, किस तरीके से आपको ये एग्जामिनर फंसा सकता है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आया तो आप ही होंगे जो बना रहे होंगे, बाकी से नहीं बनने वाला। ये सभी को क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो पूछा जाए। हितेश बना दिया था एक नंबर, समझ आया? पक्का लिख लो इस कॉपी में। देखो इसका नाम क्या है? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, है ना? ऑक्ट इन, है ना? साइक्लोऑक्टीन है, ठीक। चलिए, ये और ये 1 और 5 क्या डिफरेंस है? देखो सेम साइड है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ठीक है। जरा ध्यान देना, इसी साइक्लो ऑक्टीन को हम लोग ना ऐसे भी बना सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है
तो ये खुद को रीअरेंज करता है। तो रीअरेंज के कुछ फॉर्म मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक तो दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसे बोलता है ट्रांस फॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांस। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। एक्चुअली ये जो ऊपर मैंने फॉर्म सिस लिख तो दिया है, ये प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ और वैसे ट्रेंड में आ गया बुक्स में, तो कई लोगों ने इसे सिस मान लिया। ठीक है, बोला जाता है इसे सिस, लेकिन एक्चुअली में सिस अरेंजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या नहीं है? प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रेन में मुड़ जाता है। मुड़ता है तो इसका अरेंजमेंट कुछ ये 3 फॉर्मेट जो आपको दिख रहे हैं ऐसे दिखते हैं। अब ये भी साइक्लोऑक्टेन ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें ये डबल बॉन्ड ये रहा, ये डबल बॉन्ड ये रहा, मतलब डबल बॉन्ड के अगेंस्ट हाइड्रोजन। ये भी ट्रांसफॉर्म है। अब आप समझना, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस देखने का नजरिया। इसको अगर मैंने इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मेरी आंख यहाँ से देखा, मैं ये मेरी आंख यहाँ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, जरा देखना। तो इस बार 1 4 और 5 क्या है? आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, अरेंजमेंट सेम है, आइडेंटिकल। ठीक है, 2 और 3 ये क्या है? आइडेंटिकल। और ये आपस में क्या है? जीआई है। और जीआई आपस में किस रिश्ते में होते हैं? डायस्टेरियो। नहीं आया समझ में? कॉपी में लिखा जाए। तन्ना चाय पिएगा? MS चौहान में अब कोई डाउट? हाँ 106। क्वेश्चन 20, 21 और 12, ये हम लोग जब साइक्लोहेक्सेन में जब आपको बेयर स्ट्रेन बता रहा हूँ ना, तो वहां पर मैं चेयर फॉर्म, ठीक है, स्क्यू फॉर्म है ना, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ओपन चेयर, बोर्ड फॉर्म, ये जब बताऊंगा तो वहां पे इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करके बताऊंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए पेंडिंग रहेगा। वहां फ्लैगपोल रिपल्शन आएगा, ठीक है, टॉर्सिनल स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, सारी चीजें की बात हम लोग करेंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस को भी रखना है। वो जब मैं आपको कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ वहां आएगा वो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे? नंबर बताओ बेटा। पेज नंबर 255। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स। अरे ये वही तो है, ये दोनों क्या है? कौन से फॉर्म है? बोट फॉर्म है, ठीक है। और इसको आप समझो, ऑप्शन दिया है नो आइसोमर्स, दूसरा दिया है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, तीसरा दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और डी दिया है कन्फिग्रेशनल। देखो दो होता है, एक होता है कन्फॉर्मेशनल यानी कन्फॉर्मर्स, और एक होता है कन्फिग्रेशनल। ये दो होते हैं कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप। अपने क्लासिफिकेशन याद करो, दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। सब लोग सुने, नाखून नहीं खा। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक कन्फॉर्मेशनल और दूसरा कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशन डिफरेंट दो होगा, ऑप्टिकल और जीआई, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और कन्फॉर्मेशनल। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसी को ही बोला जाता है क्या बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जरा देखना, उसी का ही नाम होता है। अब देखो दोनों ही जगह बोट बनाया गया है, और बोट देखते ही ना बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, वो डंके की चोट में वो टिक करके आ जाता है। लेकिन जरा देखना, ये है CH3Br, और इस केस में क्या है? ये है CH3, ये क्या है? Br। अब जरा मुझे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन DU 0, 7 कार्बन DU 0, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब जरा देखना, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो स्टीरियो आइसोमर होगा। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक होता है कन्फिग्रेशनल और एक होता है कन्फॉर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल दो होगा, एक होता है जीआई और एक होता है ओआई, जिसकी हमने स्टडी कर रखी है। कन्फॉर्मेशनल यानी कन्फॉर्मेशन आइसोमर जो रोटामर्स होते हैं, एक तरीके का स्यूडो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब जरा समझना, इस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिल गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस है। इनके यहाँ स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूले में आने के पहले स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होना जरूरी है। स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट है। आप देखो, ब्रोमीन यहाँ इस मिथाइल का पार्ट है, जबकि ब्रोमीन यहाँ रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा आइसोमर होगा? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा, लेकिन उसमें कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर? पोजीशन, मैं पूछना चाहूंगा पोजीशन होगा कि रिंग चेन आइसोमर होगा? सोच के बताओ। FGI। ठीक, मैंने आपको FGI की डेफिनेशन क्या बताई थी? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना था। आप याद करो, एरोमेटिक और एलिफेटिक अल्कोहल आया था, दोनों एक दूसरे के क्या आए थे? FGI आए। एक बात और मैंने आपको बताया था, है ना, रिंग चेन आइसोमर में एक होता है रिंग और एक होता है चेन। अगर ब्रोमीन को मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं, तो ब्रोमीन जो है इस बार किसका हिस्सा है? ओपन चेन का। और इस बार ब्रोमीन किसका हिस्सा है? रिंग का। तो कई लोग ये सोचते हुए RCI या RCI भी एक तरीके का FGI होता है, ये भी टिक कर देते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ये गलत है। RCI होने के लिए एक रिंग होना चाहिए, दूसरा ओपन चेन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और एरोमेटिसिटी अगर एंट्री होती है FGI होने के लिए, एलिफेटिक या एरोमेटिक होना चाहिए। ये बातें भी यहाँ नहीं फुलफिल हो रही है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स यानी कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आंसर 255 का बी दिया है। ठीक है, और कुछ डाउट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, ये कॉपी में लिख लो, दे आर, हाँ 2 मिनट रुक। रहने दे, खुद बेकार लग रहा है। बोट नहीं, सॉरी चेयर। अरे चेयर है ना चाचा, ये गोल वाला चेयर, ऐसे नहीं पड़े रहते पैर लंबा करके। बोट ऐसा कौन सा बोट में तो बैठता है जिसका आधा चीज नीचे रहता है? ठीक है, बोट ऐसा होता है, और बोट ट्विस्ट हो जाता है तो ट्विस्टेड बोट हो जाता है। ये फुल चेयर है और ये हाफ चेयर है। ठीक है, इनमें स्टेबिलिटी का भी बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ गए? गोवा। गोवा में जाके किस में बैठे? बोट में। बोट में बैठे। किस में बैठे? बोट में। बोट हो गया पानी में जाके ट्विस्ट। क्या हो गया? ट्विस्ट। फिर ट्विस्ट होने के बाद फिर चेयर में आके आराम किए। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ चेयर, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है बोट, बोट से ज़्यादा होता है ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट के बाद इधर वो मैं स्टेबिलिटी का बताऊंगा। कौन सा था बताऊंगा, ये वाला। चल, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं बताऊंगा, मैं फ्लैगपोल रिपल्शन भी आएगा। देखो, इनके बीच आपको रिलेशन बताना है। करेक्ट। देखो इधर देख बेटा, GI शो करने के लिए दो ग्रुप, दोनों के दोनों डिफरेंट है, sp3 कार्बन है। दो ग्रुप क्या चाहिए? निकिता भाई, दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट, बोलो है।
अरे ठीक है ना यार, बैठने देना चाहते थे तो ना बढ़ा दे, ठंडी लगेगा अगर तू बैठ ना बेटा, उसको मालूम है क्या आज आई है पहली बार, उससे काम करवा दे तू। थोड़ा तुम लोग गर्मी सर्दी सह नहीं सकते यार थोड़ी देर के लिए। किनको? दीदी बच गया तो उनको रहने देना वैसे, आप इधर देखिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये दो ग्रुप दोनों डिफरेंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है? तो ये तो जीआई शो कर रहा है, लेकिन इसका जो जीआई शो करने के बाद जो इसका डायस्टीरियोमर बनेगा HBr वो तो ये होगा ना डायस्टीरियोमर, बोलो होगा? ये थोड़ी है, ये तो जीआई ही नहीं शो कर रहा ना। अरे ये कार्बन दोनों चीजें क्या है? सेम सेम। ये दोनों चीजें क्या है? सेम सेम। तो ये इसका जीआई तो नहीं हो, डायस्टीरियोमर तो नहीं होगा। तो इन दोनों में रिलेशन पूछा है, इन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और उसमें भी कौन सा? समझ आया? तो इसका आंसर भी वही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल। और कुछ डाउट? एमएस चौहान में तन्मय कुछ पूछ रहा था तू? 240 पेज नंबर 32 में 248। पहले ये लिख लो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? हितेश बात नहीं कर यार। नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपको बताने हैं। कायरल सेंटर बोला है मैंने, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बोला, ठीक है। अच्छा पहले मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ इन मॉलिक्यूल्स में। ये मॉलिक्यूल जीआई दिखाएगा कि नहीं तन्मय, पहले ये बता। क्यों? ये कार्बन sp3 है और इसमें दो ग्रुप लगे, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है। ये कार्बन भी sp3 है, इसमें दो ग्रुप लगे, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा? स्टीरियोजेनिक सेंटर रिंग हो जाएगा और ये जीआई दिखाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। चलिए जीआई तो ये दिखा रहा है, ऐसे मैं लिखते जा रहा हूँ, मैं वो सवाल है उस पर आऊंगा, बाकी बातें कर रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल में जीआई शो करेगा क्या? हाँ, जीआई होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, sp होना चाहिए। देखो ये कार्बन है, sp3 है, इसके पास दो ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी sp3 है, इसके पास दो ग्रुप है, एक लोन पेयर है और एक कौन सा है? मिथाइल। तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, ये भी जीआई शो करेगा। अच्छा मैं एक ऐसी अलग से मेरे मन में वो सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया था कि if molecule having one chiral center then molecule must be optically active except one exception 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में ड्रामा हो गया था, है ना, इन्वर्जन हो गया था, फ्लिपिंग हो गया था, ठीक है। फ्लिपिंग होने की वजह से वो इतना रैपिड फ्लिपिंग कर रहा था कि एक पल में वो आर था, अगले ही पल वो एस था, और खुद के ही इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से वो मीजो की तरह काम कर रहा था। ये चीज में क्लियर हो रहा है? ये मैंने उस दिन बताया था आपको। तो ये भी तो 3 डिग्री अमाइन ही है ना। तो मुझे ये चीज बताया जाए, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? ये कायरल सेंटर के अगेंस्ट मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि नहीं? तन्मय बताएगा। करेगा। क्यों करेगा? फिर फ्लिपिंग नहीं हुआ तो कैसे करेगा? इन्वर्जन, यहाँ फ्लिपिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन अब रिंग का हिस्सा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जब ये दिखा रहा है तो लोन पेयर भी फ्री है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अदर 3 डिग्री अमाइन से। उसकी 3 डिग्री अमाइन में जो लोन पेयर है वो फ्लिपिंग में बिजी हो गया, तो इस वजह से वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी वो नहीं दिखाता। लेकिन ये नाइट्रोजन जो कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ शो करेगा। ये बात मैंने आपको समझा दिया था। खैर आते, ओआई दिखाएगा कि नहीं? ओआई दिखाने के लिए इस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए?
अच्छा कायरल सेंटर है क्या जरा देखो, यस ये कायरल है, ये कायरल है, कायरल सेंटर है कितने, 2। पीओएस, पीओएस है क्या? अगर अच्छा देखो ये मिथाइल जो है से बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर अरे यार बाहर नहीं होगा, वेज डैश पे होगा ना यार, sp3 बाहर ऐसे क्यों बोल रहा है तू, वेज डैश पे है ना बेटा, sp3 है, तो एक मिथाइल हो सकता है आगे की तरफ हो सकता है डैश में पीछे की तरफ हो, या हो सकता है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में है ना, तो ये तो 3D है ना, तो ये बाहर की तरफ हुआ। अगर मैं प्लेन से काटूं, ये प्लेन में अगर ऐसे काटूं तो इस मिथाइल के आगे ये मिथाइल आ सकता है, तो वो एक कटा हुआ हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, ऐसे काटूं तो भी पीओएस नहीं होगा, ऐसे काटूं तो भी पीओएस नहीं होगा, किसी भी तरीके से काट के मुझे ऐसे ऐसे पीओएस तो नहीं मिलेगा, सीओएस भी नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। अच्छा मैंने यहाँ वेज डैश नहीं बोला, बावजूद उसके मैं पीओएस, आप कोई भी केस इमेजिन कर लेना, वेज डैश में अगर दिया होगा तो पीओएस बोल पाऊंगा ऐसा नहीं है, इस मॉलिक्यूल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, वेज डैश होने से भी कभी भी पीओएस नहीं मिल पाएगा, कबाब में हड्डी ये रहा, क्लियर है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर भी है, कितने, 2 हैं, 2 कायरल सेंटर है, कितने हैं, 2, ठीक है। चलिए पीओएस देखते हैं, पीओएस जब यहाँ नहीं था तो यहाँ भी नहीं होगा, सीओएस, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अच्छा मैं ऐसे पूछूंगा, यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके रेस्पेक्टिव मिलेगी, दोनों कार्बन के रेस्पेक्टिव मिलेगी, यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के रेस्पेक्टिव मिलेगी, क्या ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन जो था उसमें सवाल ये था कि कितने कायरल सेंटर इस मॉलिक्यूल में, यहाँ भी कितने हैं, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2, तो ऑप्शन में 1 और क्या दिया हुआ है, 2, आंसर दिया 248 का बी, क्या दिया हुआ है देखो, सुधारा जाए, 248 का क्या होगा, बी। किस सिस्टम में रेजोनेंस, नाइट्रोजन के पास में अगर लोन पेयर है, लोन पेयर अगर यहाँ देगा और ऑक्सीजन पे लोन पेयर लेगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा, जरा गौर से देखना, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि ये फर्स्ट वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल है, और ये क्या होता है लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबिलिटी की तरफ ये बढ़ रहा है एक तो, और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका ये है ना कि ये, ठीक है। तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये होने की वजह से, ये होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ये मेजर पार्ट होगा, और ये भी कायरलिटी शो करेगा, और ये कायरल सेंटर है, आप इसको सुधार लें, आंसर होगा 2 और 2। क्या हुआ, क्या हुआ मेरा दोस्त, क्या हुआ, लिख लो ये, इसको सुधार लेंगे आप ना, 2 और 2 आएगा आंसर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है बेटा, मैं सब चीज आपकी सब बात मान रहा हूँ, सवाल अभी ये नहीं है, सवाल कायरल सेंटर होने का है, समझना बात को, कायरल सेंटर होने का है। अगर ये नाइट्रोजन फ्रीली 3 डिग्री अमाइन होता तो फ्लिपिंग की वजह से वो कायरल सेंटर में, उसको कायरल सेंटर में कंसिडर करता, लेकिन कायरलिटी नहीं होती, समझना। यहाँ रेजोनेंस होगा, नो डाउट रेजोनेंस होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेजोनेंस में मेजर कंट्रीब्यूशन इस हिस्से का होगा, भैया यहाँ पर मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नाइट्रोजन भी ऐसा है कि ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है अच्छा खासा, इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये लेस कंट्रीब्यूटिंग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए ये नाइट्रोजन का भी कायरल सेंटर होगी, कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इसकी भी मिलेगी, आप इस चीज को नकार नहीं सकते, अगर पोलरीमीटर लेकर के आप इससे थीटा निकालोगे और थीटा से कैलकुलेट करके अल्फा निकालोगे तो भी मिलेगा। थीटा क्या है, नहीं वो डिग्री है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, और अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है ना, फॉर्मूला सब कुछ पढ़ा दिया था न्यूमेरिकल का। इसके अलावा कुछ और कोई क्वेश्चन में डाउट पूछा जाए, सारे बन गए, नुबल बनाए नहीं ना, बुक नहीं लाए, ये है तेरे पास, बनाना चालू किया, पूछ नहीं रहा। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला करते हैं, 224,
दादा बात नहीं, दादा मेरी बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये बात सही है? अभी रेजोनेंस का कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं है हितेश, जो मैंने बात बोला तू उस बात से इत्तेफाक रखा। रेजोनेंस पहले तू मुझसे पढ़ रखा है, तो वो जो मैं बात बोला वो टैली कर लिया, तो वो नहीं पढ़ा इसलिए अभी कंफ्यूजन है। क्लियर हो जाएगा, घबरा मत, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, कसम से। हाँ ठीक है, क्लियर हो जाएगा, उस पर परेशान मत हो। मैं समझ गया तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? अच्छा ऐसा करूं मैं, अगर इस मॉलिक्यूल का मैं अगर IUPAC नेमिंग पूछ दूं तो क्या आप बता नहीं सकते हो? अच्छा आप होमवर्क लिख लो, लिखो राइट IUPAC नेमिंग ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। होमवर्क लिखो, ये आपको करके लाना है। पहला फर्स्ट DDT, सेकेंड थैलामाइड। थैलामाइड की स्पेलिंग P से चालू होती है, P साइलेंट होता है, बहुत पढ़ाई की है इन लोग 12वीं तक। तीसरा लिखेंगे थैलिक एसिड। अरे वो उस दिन पूछा था तो उसको दे तो नहीं। चौथा लिखेंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन दवाई होती है, एक ड्रग है, बताऊंगा उस बारे में। पांचवा लिखेंगे एक्रेल्डिहाइड। छठवा लिखेंगे एक्रेल्डिहाइड हो गया। एक्रोलिन, एक्रोलिन, लाइन नहीं, लिन, LINE। तो भी गलत, आई बोला था, ई लिखिए, ई लिखना है, आई है ही नहीं, ई आई है। अच्छा वो ई नहीं है, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। खुद का लिखा हुआ बाद में पढ़ लेगी बेटा, काट के बगल में लिख लेना अच्छे से, एक्रोलिन, ठीक। उसके बाद तू मेरे से एक दिन वो पूछा था, वो तुम लोग का फेवरेट वो वीड में होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ कैना, कैना, कैनाबिनाइड। ये NCERT बायोलॉजी में आपको मिलेगा, वो रहता है ना 3 पत्ती वाला खूबसूरत पत्ता रहता है एक जो, ओ हाँ हाँ कैनाबिनाइड। कैनाबिस सटाइवम आपने नाम सुना है? एक प्लांट होता है, हाँ भोलेनाथ को चढ़ाते हैं जो धतूरा, ठीक है, उसका उसका जो कैनाबिनाइड होता है ना, जो उसका मेन एक्सट्रैक्शन होता है, जो दिमाग में मस्त मतलब नार्कोटिक ड्रग में कंसिडर करते हैं, ओपीएम से बनता है, अफीम, हेरोइन, कोडीन, है ना, उन सब में ओपीएम से जो निकलता है ना, जो मिल्क होता है उसका, उसके एक्सट्रैक्शन से ड्राई करके डिस्टिल करके बनाया जाता है, पाउडर होता है सफ़ेद। वो आपके लैब में होगा ना, वो वाइट पुड़िया में प्रैक्टिकल करने देते होंगे सॉल्ट एनालिसिस में, याद आ रहा है? वैसी टाइप की उसकी पुड़िया भी रहती है। तो वो ये कैनाबिनाइड बोलते हैं उसको, नार्कोटिक ड्रग है। नार्कोटिक ड्रग 2 तरीके का होता है, 3 चीजें हैं, सुन लो आपके सिलेबस में है। ए सुनना, नहीं हो जाऊंगा मैं, ये देख सुन, मैं बोला नार्कोटिक ड्रग, क्या बेटा? नार्कोटिक ड्रग 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक होता है एनाल्जेसिक, क्या होता है? एनाल्जेसिक। एक होता है ट्रैंक्यूलाइजर, सेडेटिव, क्या होता है? सेडेटिव। एक होता है ट्रैंक्यूलाइजर, क्या होता है? ट्रैंक्यूलाइजर। एक होता है हिप्नोटिक, क्या होता है? हिप्नोटिक। लाइन से बता रहा हूँ, एक मैंने क्या बोला? एनाल्जेसिक, क्या बोला जाए? एनाल्जेसिक। दूसरा क्या बोला मैंने? सेडेटिव, क्या बोला बेटा? सेडेटिव। और तीसरा मैंने बोला ट्रैंक्यूलाइजर, क्या बोला? ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है। और एक और होता है ना, क्या बोला मैंने? हाँ नार्कोटिक, और एक होता है हिप्नोटिक, और एक होता है एनेस्थीसिया। क्या होता है? एनेस्थीसिया। समझना बात को। एनाल्जेसिक मतलब आपको दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द है, माथे में दर्द है, घुटने में दर्द है, दर्द को अगर कम करे ऐसी मेडिसिन जैसे एस्प्रिन है, क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, इनमें भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने जो ड्रग लिया, दर्द
जो पर्टिकुलर लोकेशन में जो दर्द था वो कम होता है, उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। अगर सपोज कोई पगला रहा है, ठीक है ना, इंसोम्निया हो गया उसको, इंसोम्निया आपने नाम सुना है? नींद नहीं आती, चैन नहीं मिल रहा है एकदम, खाने का ना भूख लग रही है ना प्यास, ना दिन में ना रात में, ठीक है, मतलब अजीब सा लग रहा है एकदम। हितेश समझ रहा होगा बात को, ठीक है, पटेल साहब बात को समझना। वैसी कंडीशन में कोई, यूजुअली ये कॉमन है, जैसे कोई प्रेम में है और अभी तुरंत तुरंत उसका अलग हो गए वो लोग, बहुत दुखद हुआ, तो वो बेचारा डिप्रेशन में। क्या है बेटा? डिप्रेशन। डिप्रेशन में पहला डॉक्टर उसको क्योर करता है कि ये नींद पूरी ले। क्या ले? नींद पूरी ले। तो उसे दिया जाता है सेडेटिव। मेंटल एक्टिविटी जो सप्रेस थी, नींद वगैरह आएगा, थोड़ा सा बॉडी एक्टिविटी नॉर्मल होगी, हल्का हल्का रुमझुम लगेगा, उसे बोलता है सेडेटिव। क्या बोलता है? सेडेटिव। सेडेटिव का ओवरडोज लेने से होता है ट्रैंक्यूलाइजर। अगर कोई पगला गया है ना, पत्थर लेके मार रहा है, टीवी फोड़ रहा है, इधर उधर सांड से जाके लड़ रहा है, बस के सामने खड़ा हो गया, मैं बाहुबली हूं करके सींग मार रहा है इधर उधर, मतलब एकदम पागल जैसी हरकतें हैं, ठीक है, एकदम मेंटल एक्टिविटी, वो पागल हो गया, मतलब वो किसी को नुकसान पहुंचा देगा, तो उन्हें पागल खाने में क्या दिया जाता है? ट्रैंक्यूलाइजर। पागल लोग को परेशान करना है ना, छन्नी पकड़ा दो और बोले नल से पानी भर के बता, इसमें चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, अगर कोई पागल ऐसे छन्नी लेके नहीं जा रहा है पानी भरने, तो बोले क्यों नहीं जा रहा है? बोले इससे थोड़ी करूंगा, बाल्टी दो करके, तब वो ठीक हो गया, उसे घर भेज दिया जाता है। पहले नहीं, ये सच में है, ये पहले होता था ऐसा। चाय की छन्नी लेके अगर पागल पानी भरे पड़ा है तो मतलब उसको और इलाज की जरूरत है। ये होता है, एक्चुअली होता था पहले, ठीक है। तो मेंटल एक्टिविटी बहुत हाई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत हाई है, हो सकता है नुकसान कर दे, तो उसे ट्रैंक्यूलाइजर का इंजेक्शन देके बेहोश किया जाता है। आपने सुना होगा, शेर वेरों को कंट्रोल करने के लिए जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई रहता है, उस समय बहुत एग्रेसिव होते हैं, जू में जानवर है, हाथी खेत वेत खत्म कर रहा है, तो फॉरेस्ट वाले आके गन से क्या देते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर देते हैं। इससे मेंटल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए बहुत डाउन हो जाती है। ये इन दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है। इससे भी खतरनाक होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया भी दो तरीके का होता है, एक लोकल एनेस्थीसिया और एक परमानेंट एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया मतलब पर्टिकुलर एक जगह आपको ऑपरेशन करना है तो पार्शियल नमनेस करोगे। सपोज मेरे को दांत उखाड़ना, मेरे को बेहोश करोगे क्या? वही लोकल एनेस्थीसिया देकर के डेंटिस्ट लोग उखाड़ देते हैं ना दांत, ठीक है। और सपोज किसी का बाईपास सर्जरी करना है तो उसको लोकल इधर ही एनेस्थीसिया दे दे, लेख तेरे को यहाँ पता नहीं चलेगा, ले देख, यहाँ पर थोड़ी अपना ऑपरेशन देखेगा। उस जगह चीरा लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? हाँ, परमानेंट एनेस्थीसिया देके उसको अच्छे। अच्छा, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर ये बहुत अच्छा ब्रांच होता है, हर ऑपरेशन के लिए इसकी मतलब एक जिले में बहुत कम ही एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, डिमांड बहुत होता है। बच्चे के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट देखते हुए उसके लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो वो कितने देर तक ऑपरेशन चलेगा। उस ज्यादा डोज दे दिए, पता चला उठ ही नहीं रहा है, कोमा में चले गया पेशेंट, तो भी दिक्कत है। तो एनेस्थीसिया की साइंस ये बहुत वास्ट है ना, मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा ब्रांच है ना। अब जो पीजी वगैरह करेंगे इस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, तो ये सब जानना, ये सब है आपके सिलेबस में। तो एनेस्थीसिया जो होता है परमानेंट क्या करता है बेटा, आपको मतलब मेंटल एक्टिविटी को डिसलोकेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कट करता है थोड़ी देर के लिए। इन सभी का ओवरडोज इधर और इसका ओवरडोज ऊपर पहुंचा देता है, समझ में आ रहा है? इन सभी का ओवरडोज इधर और इसका ओवरडोज ऊपर पहुंचा देता है। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखें, तन में बात को सुनना। एनाल्जेसिक, सेडेटिव, ट्रैंक्यूलाइजर, एनेस्थीसिया, ये भी दो तरीके के ड्रग होते हैं। एक होता है नार्कोटिक, दूसरा होता है नहीं नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग जो ओपीएम से बनता है, इसमें नशा होता है, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कफ सिरप वगैरह लेके एकदम, है ना, सुलोचन वगैरह वो सब करते रहते हैं। तो जगदलपुर वाले जानते होंगे ये बात। तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, जब तक डॉक्टर की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो ये मेडिसिन आपको मेडिकल शॉप से नहीं मिलेगी। अब जरा सुनना, दो तरीके का ड्रग होता है, एक होता है नार्कोटिक ड्रग, एक नॉन नार्कोटिक ड्रग। ज्यादातर ये हिप्नोटिक ड्रग, इन सभी को हिप्नोटिक बोलते हैं। ये सभी क्या है? हिप्नोटिक ड्रग। थोड़ा बहुत लेंगे वो, है ना, समझ में आ रही बात? तो ये आपने सुना होगा, और शाहरुख खान के लड़के को पकड़े थे, नार्कोटिक्स वाले पकड़े थे, सत्यमेव जयते, याद आ रहा है तुम्हें? नार्कोटिक, शाहरुख खान का लड़का, उसको अभी पकड़े थे ना ड्रग केस में, तो वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है हर जगह। तो वो आपको अरेस्ट, मतलब आपको तो नहीं, मतलब उसको अरेस्ट किए थे। वो डिपार्टमेंट क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक होता है हिप्नोटिक, एक होता है नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक ड्रग क्या होते हैं? ओपीएम से बनते हैं, जिसका मैंने आपको बोला था, ओपिनॉइड जो होता है ना, ओपीएम जो होता है, मॉर्फिन, हेरोइन, वो एक्सट्रैक्शन जो होता है वो होता है हिप्नोटिक। और नॉन हिप्नोटिक जो होता है
वो क्या होता है बेटा, हमारे पास आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल केमिकल्स। हिप्नोटिक ड्रग जो होता है एडिक्टिव होते हैं, इनकी एडिक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? एडिक्शन हो सकती है, लत लग सकती है, सुना जाए। और जो नॉन नार्कोटिक ड्रग होते हैं उनका लत नहीं लग सकता। क्लियर है? अब जो कफ सिरप है, पहले के जमाने में बुखार उखार पड़ते थे तो डॉक्टर कफ सिरप देता था। बुजुर्ग डॉक्टर के पास गए तो वो पहले पूछता था आप क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, एग्जाम कब से है। तुम लोग बोलते थे तेरे पास इलाज कराने आया, ये सब बताने आया, तू कहे बाप बन रहा है, ऐसे बोलते थे। लेकिन वो क्यों पूछता था डॉक्टर ये सब? कहीं अगर इसका एग्जाम है, नार्कोटिक ड्रग जल्दी काम करता है, कहीं अगर इसका एग्जाम हुआ, इसको नार्कोटिक ड्रग वाला कफ सिरप दे दिया तो एक आध ढक्कन पी के भी भयंकर नींद आता था पहले बचपन में। कफ सिरप पी के, याद करो, अच्छा लगता था, है ना? तो उस समय में अगर वो वाला दे दिया एग्जाम टाइम में, तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत सप्रेस रहेगी। भले लंग्स में जो ब्रोंकियो डायलेटर का जो उसका इफेक्ट होता है वो होता रहेगा। तो उस जगह डॉक्टर क्या करता है, उस जगह फिर आपको नॉन नार्कोटिक ड्रग देता है। आजकल नॉन नार्कोटिक कफ सिरप ही दिया जाता है, लेकिन क्योंकि केमिकल होता है तो इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है, रिएक्शंस भी बहुत होते हैं। आप देख रहे हैं कफ सिरप से एमपी में कितने बच्चे खत्म हो गए। तो अभी इस मौसम में सर्दी जुकाम होगा, कफ सिरप टोटली अवॉइड करना सब लोग, ठीक है? क्योंकि सब नॉन नार्कोटिक है, नॉन हिप्नोटिक है, तो उसमें दिक्कत होता है। बोलो बात क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई सब? ये सब कुछ आपके सिलेबस में पहले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कर सॉरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये सारी चीजें थी। ये बायोलॉजी के आपके सिलेबस में है, और आईआईटी वाले जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन आते थे, हल्का सा एक दिन में मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। खैर ये था तो हमारे काम का नहीं था। मैंने जो आईयूपीएससी नेम के लिए जो कंपाउंड्स दिए हैं उनका आपको थोड़ा सा करके आना है। क्लियर है? लास्ट वाला क्या बोला था मैं? कैनेबिनॉइड, उसका भी आईयूपीएससी ना, उसका स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में क्लास 12 में मिल जाएगा। चलो इस कंपाउंड में आते हैं। इस कंपाउंड में मुझे स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, कितने बनेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स बताने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको क्या ढूंढना होगा, बताओ? स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर देखते हैं, क्या ये कार्बन कायरल सेंटर है? नहीं है, ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल छेम छेम। क्या ये कार्बन कायरल होगा? यस सर होगा, ये कायरल होगा। अच्छा, ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो, यहाँ जो कार्बन होगा, ये पीछे वाला जो कार्बन है, पीछे वाला जो कार्बन है, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, और इसी के पास में 1 2 3 और एक ये सामने वाला ग्रुप, वो टोटली अलग है। तो पीछे वाला कार्बन भी कायरल है कायरल? ये नहीं दिखता। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, मिथाइल, ये पूरा जो है क्यूमिलीन वाला पार्ट है, और पीछे वाला पार्ट है अलग, तो ये भी कायरल होगा। बोलो होगा? अब देखो इस वाले फॉर्म में ये दो ग्रुप दोनों के दोनों सेम है, तो ये जीआई तो नहीं दिखाएगा, यानी ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। ठीक है, चलो ये कौन सा क्यूमिलीन है? ऑड की इवन? इवन क्यूमिलीन। इवन क्यूमिलीन जीआई दिखाता है, ओआई दिखाता है? ओआई दिखाता है। ये ग्रुप हाइड्रोजन अलग, ये ग्रुप हाइड्रोजन अलग, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। बोलो है? अब तक मुझे कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर मिले? 1 2 3 4। इनके अगेंस्ट में क्या देख सकता हूं? ओआई की जीआई? अरे ओआई देख रहा हूं ना मैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, ये कार्बन कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कार्बन कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कार्बन कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी तक जीआई दिखाने लायक कोई मिला नहीं। जरा इसमें आते हैं, ये क्यूमिलीन है, कौन सा? क्यूमिलीन नहीं है, डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड केस में आप देखो, दो ग्रुप CH3H दोनों के दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट। तो ये क्या दिखाएगा हमारे पास? स्टीरियोजेनिक सेंटर तो होगा, लेकिन ये क्या दिखाएगा? जीआई। क्या दिखाएगा? जीआई। तो आप मुझे बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? 1 2 3 4 5। अच्छा, सिस्टम सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मेधा भी बताएगी स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला। क्या पूछ लिया मेरे से यार? 2 to the power n minus 1। गुप्ता जी बताएगा कि ये फॉर्मूला दीदी ने सही बोला कि गलत बोला? इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या होगा? 2 to the power n, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो 2 to the power n। सिमेट्रिकल होता तो दो केस लगता। केस नंबर फर्स्ट कौन सा? इवन अगर हुआ तो 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। अगर ऑड होता तो 2 to the power n minus 1। चलिए, जीआई का फॉर्मूला क्या था? 2 to अगर अनसिमेट्रिकल है 2 to the power n, अगर सिमेट्रिकल है और ऑड नंबर इवन नंबर में तो 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। अगर इवन ऑड नंबर में हुआ तो 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1 by 2। क्लियर है? चलिए अब देखो 2 to the power n यानी 2 to the power 5। आंसर क्या होगा? सी। 224 का आंसर क्या दिया है देख लो। सी दिया है। क्लियर है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बच्चा अवॉइड कर जाता है ये दोनों। बोलो। हाँ, कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर तो बेटा देखो, ये और ये कार्बन के बीच में इतना ज्यादा कौन सा स्ट्रेन होगा? स्टेरिक स्ट्रेन है, वेंडरवॉल स्ट्रेन है, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हैं। रोटेशन तो हो रहा है, अलग अलग कन्फॉर्मर तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड दिखेंगे, लेकिन उन कन्फॉर्मर की स्टडी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, एक्चुअली कन्फॉर्मर में बहुत लिमिटेशन भी, समझ में आ रही बात? कितने कन्फॉर्मर बनेंगे ये बता पाना कई मॉलिक्यूल्स के लिए अब तक पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ही प्लॉट नहीं हो पा रहा है उनका। समझ रहे हैं आप? कन्फॉर्मर बिल्कुल दिखा रहा है, और कन्फॉर्मर तो इनफाइनाइट बन सकते हैं ना, रोटेशन अरेंजमेंट अगर बदलते जाए तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर बन सकते हैं। अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स बताना है तो जो फॉर्मूले से ही हम बताएंगे, कन्फॉर्मर गिनने चलेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म जरूर होगा इस कार्बन कार्बन के अगेंस्ट। अच्छा, मैं अगर IUPAC नेमिंग के लिए इसका नंबरिंग करना चाहूं तो किधर से करूं, आप मुझे बताओ। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखो इस मॉलिक्यूल में है क्या? कहां है कौन से? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रोमीन। मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो हमारी प्रायोरिटी होगी वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा हो। तो मुझे जाहिर सी बात है यहां से लपेटते आऊंगा तो नंबरिंग कम मिलेगी, और यहां से करके 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हो रहा है, यहां भी एक डबल बॉन्ड है, यहां भी एक डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां कार्बन का फायदा हो रहा है, तो मैं इधर से जाके इधर चला जाऊंगा। तो मेरे पास नंबरिंग में मेन जो कार्बन होंगे वो कितने होंगे? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप्ट, नोन। ठीक है, ये बेस होगा, इसके लिए एल्क होगा 9 कार्बन का। बाकी आगे पीछे सब्स्टिट्यूट कर हम नाम लिख सकते हैं। अब यहां से इसके लिए हम लोग वो करेंगे, तो ये नंबर कौन सा होगा कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो C5 C6 कार्बन में आपको कन्फॉर्मेशन दिखेगा। ये आप चाहो तो लिख लो। सोचो किस लेवल तक जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड डिस्कशन टॉपिक मैं सारे ही जोड़ रहा हूं, ऐसे सोचना है आपको। और कोई क्वेश्चंस में डाउट? तन्मय, क्लियर हुआ सभी को? पक्का? तो आज की सभा यहीं समाप्त करूं, काफी है आज के लिए क्वेश्चन डिस्कशन। तो इसी के साथ ही ना बेटा मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सारा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट सारा कंप्लीट होता है। आप एक बात सुनना, कल से मैं चालू करने वाला हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में तो नहीं, लेकिन जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में आऊंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का इतना यूज आएगा आप समझ ही नहीं सकते। और चीज समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको एक ही चीज में होती है, क्या? कि रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने आज तक कर रखा है, क्या कर रखा है? CH3 COOH की रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या करना है? डब्बा बना के पानी निकालना है और ये बन जाएगा CH3COOR। चलो कोई बात नहीं। दूसरा रिएक्शन CH3Cl की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे, है ना, या सोडियम से कराते हैं, है ना, सोडियम से कराते हैं, और ये हो जाएगा ClCH3, और ड्राई ईथर ले लेते हैं यहाँ पे, तो डब्बा बना के NaCl अलग, और यहाँ CH3CH3 वुड्स रिएक्शन। हाँ करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप करते हो, या ऐसे करते हो, कोई भी अल्कोहल है इसकी रिएक्शन अगर मैं HX से कराता हूँ डब्बा बना के, ये डब्बा ही बनाए हैं आप। और कितने लोग बताओ, हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, ऐसे डब्बा बना के प्रोडक्ट बनाए आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सभी ने कर रखा है, सभी ने कर रखा है, जो मेरे बच्चे उनको छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी ने कर रखा है। और ये जो डब्बा मेथड से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे बन जाए मेरे टेस्ट पेपर का, तो मार्कर छोड़ के संन्यास ले लूंगा उस दिन तक मैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला पार्ट उतना ही होता है जितना डिटॉल हार्पिक के एड में कीटाणु बचते हैं, यानी कि 2%, 0.001। 99.99% पूरा का पूरा क्या है? कंसेप्ट है। उन कंसेप्ट को हमको अच्छे ढंग से कल की क्लास से समझना है। और गौर से सुनो, मेरी बात सुनो, कल की क्लास में मेन अप्रोच रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का। किसका? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। देखो, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले अगर आप समझे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 तरीके के। तन में वो 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? एक होता है, तो इधर ध्यान देना, बैग पैक करने में बाद में ध्यान देना,
हाँ, एक होता है बॉन्ड पेयर्स यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्ड बनाने में अपना रोल दिया है। अब बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, आइदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग से। ये बात तय है, पाई बॉन्ड वीक होता है। इतनी बातें हो गई। दूसरा कौन सा होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी फर्दर दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइदर लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ये दो तरीके का हो सकता है, या तो लोन पेयर के फॉर्म में होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया नहीं है। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर वो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। समझ में आ रही बात। अब इतनी बातें मैंने आपको करी। फिलहाल हमारे दिनों में, आने वाले दिनों में लगभग 10-12 जो मेरे लेक्चर्स होंगे, उन 10-12 लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का खिसकना, सरकना। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है। एक, भाई थोड़ा हटना, हट रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसा हुआ, भाई थोड़ा हटना, मैं जा रहा हूँ यार, तू रहने दे, तेरे बगल में नहीं बैठना। दूसरा ये, यानी एक हो सकता है पार्शियल डीलोकेलाइजेशन, दूसरा हो सकता है कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। इस बेसिस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों को कैटेगराइज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का 4 क्लास बनाए। कौन सा क्लास, 4। पहला जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस की फिनोमिना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो इंडक्टिव और रेजोनेंस और ये हाइपर कंजुगेशन अगर आपसे नहीं आया तो ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर आपसे बनना नहीं है। ठीक है, मैं आने वाले दिनों में ये जो 12 लेक्चर होंगे, मैं 3 से 4 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। वो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी फॉर SN1, रिएक्टिविटी फॉर SN2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ESR, SNA। उसके अलावा भी हो सकता है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, उसके अलावा हो सकता है टोटोमेरिज्म। ठीक है, इतनी सारी बातें मैं कर रहा हूँगा। समझ रहे हो आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा हो सकता है स्टेबिलिटी, तो इतनी चीजें। उसके अलावा हो सकता है एरोमेटिसिटी, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, हकल्स रूल है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बन के पक्के से आएंगे, वहां आने वाले 12 लेक्चर में होगा। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस। रेजोनेंस का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसे बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट होगा हाइपर कंजुगेशन, और चौथा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट जो आप लोग पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों, सुनना, इन 4 इफेक्ट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। और यही 3 से 4 क्वेश्चन जो बनाने का जो अप्रोच है, यही रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँगा या उसकी मैकेनिज्म को समझा रहा हूँगा, वो समझने के लिए आपको क्या चीज आना बहुत जरूरी है, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 का आना जरूरी है कि कौन सा कार्ब कैटायन स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाके ठहरेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके ठहरेगा। अगर ये नहीं किए तो कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इससे रिलेटेड बात। अब इन टॉपिक का पढ़ने का अंदाज क्या होगा, जरा सुनना। ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं यहां पढ़ाऊंगा, आपको उस कंसेप्ट को क्लास में अच्छे मन से फोकस्ड होकर के बैठना पड़ेगा। ठीक है, इधर उधर बात नहीं करना, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना है। फोकस होके समझोगे, एक एक चीज क्लियर होगी, घर जाके सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ना अभी ना एग्जाम तक, लेकिन क्लास में बैठ के आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 है, ये एक ही तरीके से सीख सकते हो आप। कॉपी कितना रट डालो, कॉपी कितने बार पढ़ डालो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये टॉपिक सीख नहीं पाओगे। मैं पर्सनली इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई की शुरुआत कर रहा था, कॉलेज जाने के पहले मैंने केमिस्ट्री इतना पढ़ डाला था कि मुझे एमएससी तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सच्चाई है। ठीक है, और मेरे भगवान की कृपा से मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे, मैं ऑर्गेनिक बहुत सौभाग्य है मेरा, अच्छे टीचरों से मेरे को बहुत नॉलेज मिला, सीखने को मिला। तो मैंने वो सब सीखा और कुछ मैंने उसमें मेहनत करके अपना इम्प्रोवाइजेशन उसमें किया है। तो ऐसा है, ऑर्गेनिक जो आप अब तक पढ़ते आए हो, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, रेजोनेंस से रिलेटेड, मैं वैसा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा स्टाइल बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मेथोडोलॉजी, मेथड अप्रोच टोटली डिफरेंट होगा। ये आप तभी सीख सकते हो, कान खोल के सुन लेना, जब आप घर जाके साइमल्टेनियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नोट्स कितना पढ़ डालो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा नहीं, उसके पीछे जूझोगे नहीं, ये टॉपिक आप सीख ही नहीं सकते।
वरना सोचते रह जाओगे इलेक्ट्रॉन कहीं भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, ऐसा लगेगा सब अप्लाई हो गया। टीचर के लिए बहुत आसान होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस मेथड से बता दिया, दूसरा दूसरे मेथड से बता दिया, तीसरा तीसरे से बता दिया, और चौथा अगर इन मेथड से नहीं आ रहा तो बच्चे को बोल देता है ये याद रख लेना एक्सेप्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बिल्कुल भी नहीं है, अगर है तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। बोलो क्लियर है? तो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ईमानदारी से इस टॉपिक पे मेहनत करना है। एक रिक्वायरमेंट क्या मैंने मांगा आपसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। सब्जेक्ट तो मैं सिखा ही दूंगा आपको, सब्जेक्ट की वो चिंता मेरे ऊपर है, कैसे भी करके दिमाग में कंसेप्ट डालना है वो मेरी जिम्मेदारी, वो तो मैं पहुंचा ही दूंगा। वो मुझे बहुत तरीके हैं मेरे पास, कैसे भी करके आप टॉपिक तो याद कराना हो, चाहे वो चीजें आपको समझाना हो, वो मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। एक दूसरा चीज जो आपको मुझे देना होगा इस पे, जो वो कंसिस्टेंसी है, यानी आपको एक क्लास के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवा, ये सिंक्रोनाइज होते हुए मेरा सब्जेक्ट बिल्ड होगा और ओवरऑल कंसेप्ट एक साथ अप्लाई होगा। जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, आप लोग कैसे पढ़ते हो? ओआई पढ़े उसके क्वेश्चन बनाओगे, जीआई पढ़े उसके क्वेश्चन बनाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरा एक साथ सोच नहीं पाते हो, फिर बोलते हो कि रिवीजन नहीं हुआ था। यही होता है ना, पूरा एक साथ दायरा बढ़ा करके सोचना है। समझ रहे हैं ना? अभी ये क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर लास्ट तक की बातें पूरा मिक्स करके एक क्वेश्चन में दिया। अरे ये इससे पहले सबसे दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में ये तो सारे कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं पूरे के पूरे यूनिट के। तो ऐसे ही यहाँ कनेक्टिविटी है। क्या है बेटा? कनेक्टिविटी। ये लैक ऑफ कनेक्टिविटी के चलते बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गड़बड़ कर जाता है। बच्चा ट्रेडिशनली कैसे पढ़ता है? आई इफेक्ट की डेफिनेशन, आई इफेक्ट का टाइप, एक दो न्यूमेरिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद बाकी चीजें रेजोनेंस में गए, रेजोनेंस में बेंजीन बनाते हैं, यूजुअली बेंजीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं, हो गया इनका रेजोनेंस। उसके बाद फिर दूसरे में जाते हैं हाइपर कंजुगेशन में, वहां थोड़ा कर लिया, फिर सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 पढ़ते ही नहीं, फिर पढ़ते हैं कौन सा चैप्टर? उसके बाद फिर ये जानते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उनमें डिफरेंस लिखते हैं। फिर उसके बाद फिर तुरंत वो कूदते हैं किसमें बेटा? हाइड्रोकार्बन। पहले क्या पढ़ते हैं? एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, IUPAC नेमिंग, उससे रिलेटेड मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये करते हैं। थोड़ा बहुत पेट्रोल जानते हैं। फिर क्या करते हैं वो? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर एल्कीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइन में चैप्टर खत्म। फिर पढ़ते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ऐसे चैप्टर वाइज बढ़ रहे होते हैं। और फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है? बिल्कुल भी रटने का नहीं है। मैं क्या करूंगा मैं बता रहा हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 मेरे करीब करीब उसमें मेरे 60 लेक्चर होंगे। कितने? 60 लेक्चर। यकीन मानना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 खत्म होते तक, तब तक मेरे साथ बने रहना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 जैसे ही खत्म हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 खत्म होने के बाद 95% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा खत्म हो चुका होगा। फिर एक दिन लगेगा मुझे हाइड्रोकार्बन, मैं फ्लो चार्ट बताऊंगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन, हेलो एरिन, उसमें मुझे सिर्फ हेलो फॉर्म रिएक्शन और कुछ नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करना है। फिर मैं पढ़ाऊंगा एल्कोहल, उसमें मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बता दूंगा। फिर मैं बताऊंगा एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो हो जाएगा। फिर एक दिन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेरा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो आपके चैप्टर्स है वो सिर्फ एक एक दिन के बचेंगे। क्लियर हो रही बात? मैं सारा कंसेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में आपको करवाने वाला हूँ। सिर्फ 2 चीजें मैंने बोली है। एक क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार क्लास आना है। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो, एनसीईआरटी जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है वो सिर्फ बच्चों को परेशान करने के लिए किया गया है। उस जमाने में एनसीईआरटी से पहले तक लोग सुरेश, दिनेश, गणेश, रमेश, नवबोध, प्रबोध की किताबें पढ़ते थे। डिफरेंट ऑर्गेनिक के बुक्स होते थे जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। आप भी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत वर्सेटाइलिटी थी। CGPMT अलग, MPPMT अलग, CPMT अलग, AIEEE अलग, AIPMT अलग, AFMC अलग, जिपमेर अलग, सारे मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक एग्जाम एक सिलेबस होगा, अब हो गया है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड है। तो अब जरा समझना, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कब पढ़ना है? एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आपको शुरू करना है कब? जब मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद। उससे पहले तक एनसीईआरटी आपको छूना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट बिखरे हुए हैं।
आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है सूखे पत्तों की तरह। मैं एक जगह समेट के लाऊंगा, आप उसमें माचिस मार देना। ठंड का भी टाइम है, मतलब बाद में, समझ रहे हैं आप। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 तक थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे। दिसंबर 15 तक मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी कोशिश रहेगी 95% में कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, वो मैं कर लूंगा। फिर हम फिजिकल चालू करेंगे, पहले ऑर्गेनिक में पूरा ताकत लगाना है। जैसे ही ये चीजें हो जाएंगी, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 खत्म होने के बाद, फिर जिस दिन मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा उस दिन उसकी एनसीईआरटी, जिस दिन मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाऊंगा उस दिन उसकी एनसीईआरटी। ऐसे करके आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और तब एनसीईआरटी समझ भी आएगी और समझने का मजा भी आएगा, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी तो वहां आप टिक करते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? 3 बातें, पहला कौन सा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा कौन सा, कंसिस्टेंसी, तीसरा कौन सा, एनसीईआरटी मत पढ़ना। कोई टीचर, अगर ये मैं शायद देश भर में इकलौता ऐसा टीचर होगा जो बोल रहा होगा फिलहाल अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना। सही बोल रहे होंगे कि पढ़ना। आप अगर बाहर जाके ये बात बताओगे तो लोग बोलेंगे कि इसको शायद एनसीईआरटी नहीं आता होगा, ऐसा वो सोच लेंगे। लेकिन जितना मुझे एनसीईआरटी आती है उतना उनको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में ऐसे मिस्टेक भी आपको दिखाऊंगा जो बुक में है लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे 3 चीजों का। मिलेंगे कब? कल, ताकत से, अच्छे से, नई शुरुआत, इतना रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।